एनपीटीईएल अलर्ट सेकेंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज़ को यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर 2020 का ये सेकेंड पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आपका टोटल 50 अंकों का पेपर होता है और 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है। सबसे पहले इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी आपकी जो सीरीज चल रही है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही चल रही है, जिसमें आपके आज 2020 के अब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सेकंड पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई, इसी चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो उपलब्ध है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताइए होगा, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 29(1). ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद बनाया गया है वो है अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यकों से रिलेटेड उनके जो हित हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 21(a) की, अनुच्छेद 21 से, इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान के संशोधन द्वारा बनाया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य एजुकेशन के रूप में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये कब हुआ था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री रहेगी और अनिवार्य की गई है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ विस्तार से समझाई जा रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से बताई जाएंगी आपको, ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छे से आप तैयारी कर सकें और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पास हो सकें। आपको पता ही होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, तो इन्हें आप एक बार ज़रूर कंप्लीट देखें। तो इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, या फिर इसके 2 ऑप्शन यहाँ पर और हैं, हंटर कमीशन के नाम से। ठीक है, हंटर कमीशन के नाम से, या फिर हर्टांग समिति के नाम से, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या पूछा जा रहा है इसमें। और यहाँ पर अभी इनसे जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इसमें क्या क्या पूछा गया फटाफट देख लीजिए। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है ये दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है दोस्तों, ये आता है आपका सार्जेंट योजना के नाम से। दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 जो है सार्जेंट योजना, इस नाम से भी जाना जाता है किसे? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपको ये बताना है कि उच्च अध्ययन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, फटाफट यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, दिल्ली में, वाराणसी में, या फिर प्रयागराज में। प्रयागराज को ही आपको पता है क्या कहा जाता है, इलाहाबाद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद भी कहा जाता है। ठीक, इलाहाबाद। तो यहाँ पर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? आपका प्रयागराज। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, प्रयागराज में। तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी क्लास यहाँ पर आपसे मिस ना हो पाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये कब लागू हुआ था? यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है,
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब लागू हुआ था, ये बताना आपको। यहाँ पर ये पारित तो 2009 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था ये बताना आपको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्च 2010 में, अप्रैल 2010 में, या जुलाई 2010 में, या फिर मई 2010 में। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ठीक है, आरटी एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल सन 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित आयोग को आपको सही क्रम बताइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ 4 आयोग के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है आपका हंटर आयोग, ठीक है, और भी 3 आयोग के नाम यहाँ पर और दिए हुए हैं। तो इनका जो सही क्रम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, यह तो बना था आपका 1882 में, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं 3 आयोग और कौन कौन से हैं। और बी है ऑप्शन बी, इसमें आप सबको बताया गया राधा कृष्ण आयोग। तो राधा कृष्ण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 यानी कि 1948 में, ठीक है। अभी आपने हंटर आयोग को देख लिया होगा। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, वो ए नंबर पर था। बी नंबर पर आपका राधा कृष्ण आयोग 1948। उसके बाद आपको बताइए वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आपने बहुत पढ़ा होगा, ये कब आया था? वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। वुड डिस्पैच कब हुआ था? 1854। उसके बाद कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 को, ठीक है, 1964 में। तो अब इन्हें क्रम से लगाना है, ठीक है, बढ़ते हुए यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। इस तरह से आपने कई बार घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पर आयोगों के बारे में कौन सा आयोग कब बनाया गया, तो सबसे पहले जो आयोग बनाया गया था उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि उस सन को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर जो आपका था हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ये था आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। अब इन्हें लाइन से लगा देना फटाफट और देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होता है। सबसे पहले आएगा आपका 1854, ठीक है। 1854 से पहले यहाँ पर कोई सी भी सन लिखी हुई नहीं है। तो 1854 में क्या आया था? ये वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच में आपको सी लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1854 के बाद आ जाएगा आपका 1882। 1882 में क्या आया था? हंटर आयोग। हंटर आयोग के आगे आपको देखा ही होगा, हंटर आयोग जो ऑप्शन है वो ए पर है। उसके बाद 1882 के बाद आपका सबसे पहले आएगा 1948, फिर आएगा 1964, ठीक है। पहले 1948 आएगा, फिर 1964 आएगा, ठीक। तो 1948 में कौन सा आयोग बना था? राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग है आपका ऑप्शन बी पर। उसके बाद आपका अंतिम है 1964। 1964 में कौन सा आयोग आया था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का ऑप्शन डी। तो ये देख लीजिए, ये जो सीरीज़ है ये कहाँ पर लग रही है? CABD। CABD आपको देख लेना है, CABD, ठीक है, CABD आपका ऑप्शन 3 में कहाँ पर है? ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट इस तरह से। तो बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा CABD। ये सारे आयोग थे जिनकी स्थापनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया था। उम्मीद करते हैं आपने सारी चीज़ें ठीक से समझ ली होंगी। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है और बताना है आपको फटाफट क्या बताना है। देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, ठीक है, MDM बोला जाता था पहले, ठीक है, MDM, ये योजना कब लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर आपको बताना है 11 सितंबर 2004 को, या 1 सितंबर को, या 29 सितंबर, या फिर 14 सितंबर को। उससे पहले बता दें भारत में ये जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी? ये थी आपकी 15 अगस्त, ठीक है। कब? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो यूपी के बारे में, तो आपको तो भैया यूपी के बारे में बताना है कि यूपी में ये जो योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। का क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2004 को यूपी के अंदर MDM कब स्टार्ट हुआ था? मिड डे मील, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 2004 को। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट इसका आप आंसर करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है, KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये कब भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये यहाँ पर आपको बता देना है, बताना है फटाफट। 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए ये जो स्कूल्स हैं ये ओपन किए जाते हैं। और यहाँ पर इस योजना का जो स्टार्टिंग वर्ष था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो योजना थी वो सन 2004 में स्टार्ट की गई थी। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट हुई थी? सन
2004 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, डीपीपी से रिलेटेड है। बताना सभी स्टूडेंट्स को बताना है एक साथ। सभी स्टूडेंट्स फटाफट यहाँ पर हमसे जुड़ जाएं। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया, तो इस चैनल के सभी प्लेलिस्ट बना दी गई। चैनल पर जाकर आप चेक कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं। फिलहाल हमारा अभी 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है डीपीईपी। ठीक है, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये बताना है कि क्या विशेषता है। अभी विशेषता पूछा गया डीपीईपी की। शिक्षा में सबकी भागीदारी, बिल्कुल विशेषता डीपीईपी की। शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया डीपीईपी के अंतर्गत, बिल्कुल। और नए शैक्षणिक प्रयोग किए जाए, ये भी डीपीईपी में कहा गया। तो उपर्युक्त सभी, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उपर्युक्त सभी। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से आपको देखना है, जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आपसे ये पूछा गया कि अध्यापक शिक्षा के लिए जो नियामक संस्था है, ठीक है, जब भी आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं भैया कि कॉलेज वहाँ से एफिलेट है या नहीं है, कहाँ से एफिलेटेड है। ठीक है, अप्रूव्ड है कि हुआ नहीं है। तो जो अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उसके लिए यहाँ पर कौन सी संस्था बनाई गई है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो एनसीटी सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को ये देखना है कि एनसीटी, ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा सीटी, एमएचआरडी। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी संस्था है, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ये है आपका एनसीटी। ठीक है, और इसमें आपको ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं उन्हें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये चीज़ें भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, परीक्षा में आपसे ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो इस सवाल का सबसे पहले तो राइट आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनसीटी। और बात करें एनसीटी की स्थापना की तो 17 अगस्त 1995, यहाँ पर याद रखना आपको एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होती है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है, फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही बात करें एनसीईआरटी के बारे में तो एनसीईआरटी के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना होंगी। जैसे कि बात करें एनसीईआरटी की स्थापना के बारे में, जो कि नेशनल लेवल पर है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अगर एन की जगह पर आप एस लिखते हैं, जैसे कि आपने ये लिखने एससीईआरटी, जो कि स्टेट लेवल पर ये वर्क करती संस्था, एससीईआरटी। तो एससीईआरटी की स्थापना की बात करें तो जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय यहाँ पर आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसी तरह से अगर आप एससीईआरटी की बात करें तो स्थापना इसकी बता दी 1981 में। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिस तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी तरह से स्टेट में हो जाएगा आपका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हिंदी में अगर आप इसे लिखेंगे तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और एनसीईआरटी को लिखेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बाकी आप अच्छे से बने रहिएगा मेरे साथ, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। चलिए, तो इस सवाल का आपने राइट आंसर नोट डाउन कर लिया होगा, एनसीटी। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या अब आपका हो जाएगा 11। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, इसका आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 11, ठीक है,
ये आ चुका आपका प्रश्न संख्या 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का जो अंश है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में स्टार्टिंग का जो अंश है वो रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, सभ्यता और मानव। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। कौन से निबंध से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सभ्यता और प्रगति जो निबंध है वो किसका है, वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर का। ये क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और ठीक है इसे आप याद रख लें, सभ्यता और प्रगति ये आपका किसका निबंध है, रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन रहा है, इसे आप याद रखें, अगर परीक्षा में पूछ लेता है तो यहाँ पर आपको याद रहेगा। ठीक, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर 1992 यानी कि 1992 में गठित जो यशपाल कमेटी थी, इससे ये किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, 1992 में जो यशपाल कमेटी गठित की गई थी वो किस लिए की गई थी, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, या फिर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, या फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए, या फिर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा के लिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कमेटी गठित की गई थी वो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई थी। और इसका जो गठन है वो आपको बताया होगा 1992 में किया गया था। प्रोफेसर यशपाल जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट देख लीजिए। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि छनाई का जो सिद्धांत है, और छनाई के सिद्धांत को ही आप बोल देते हैं निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, निस्यंदन का सिद्धांत ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, छनाई के सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं, निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था बताएंगे, विलियम बोर्ड ने, लॉर्ड काजर ने, लॉर्ड मैकाले ने, या फिर माइकल सैडलर ने। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या तो इसे छनाई का सिद्धांत बोलते हैं या फिर निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, फटाफट चलिए बता देते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 14 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो नवोदय विद्यालय होते हैं, ठीक है, नवोदय विद्यालय उनकी जो स्थापना है वो किसकी संस्तुति पर की गई है, कोठारी आयोग, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर नई शिक्षा नीति, या फिर यशपाल कमेटी। आपको भी मैंने बताया था यशपाल कमेटी 1992 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में भी वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था 1964 में। ठीक है, और इसके बाद इस सवाल का अब आपको राइट आंसर फटाफट बता देना क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय की जो स्थापना थी उसकी संस्तुति की गई थी। और इस क्लास का आज का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही, प्राइमरी एजुकेशन जो है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में, और वो अपनी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही, ठीक है, क्या होता है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, किसी भी रीजन की वजह से वो हो सकता है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो आखिर इसे बोलते क्या है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आपका अवरोध बोलते हैं, पृथक्करण बोलते हैं, अपव्यय बोलते हैं, या फिर विभाजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बताइए फटाफट। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या है आपको देखना है यहाँ पर। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपव्यय। ठीक है, और ये आपकी डेफिनेशन भी है, ये आपकी डेफिनेशन अगर आपसे 1 नंबर में आपसे पूछा लिया जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये प्रश्न आता है कि अपव्यय से आप क्या समझते हैं, अवरोध से आप क्या समझते हैं। तो अपव्यय में अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा है कि अपव्यय किसे कहते हैं, अपव्यय से आप क्या समझते हैं, अपव्यय क्या, अपव्यय की परिभाषा लिखिए, किसी भी तरह से पूछा जाता है अपव्यय पर क्वेश्चन। ठीक है, तो अपव्यय में आप लिख देंगे जब कोई बालक किसी भी अवस्था में यानी किसी भी स्टेज में प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो इसे अपव्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपव्यय बोला जाता है। और अपरोध की बात करें तो जब कोई बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल होता रहता है, ठीक है, एक ही क्लास में बार बार फेल होता रहता है, बार बार उसी क्लास में आता है वो, ठीक है, फेल होने के बाद, तो उसे बोला जाता है आपका अवरोध। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई भी यहाँ पर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, परीक्षा में पूछ ली जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट करें। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में मिले या फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए। ठीक है, चाहे आप लिख कर रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए। ठीक है, चाहे तो आपकी इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, या तो डेफिनेशन आ सकती है अवरोध की या अपव्यय की, या फिर जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर अपव्यय है, इसी तरह से आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका आंसर अवरोध
अवरोध भी हो सकता है। अगर अवरोध आंसर उसी कंडीशन में होगा जब कोई भी बच्चा बार बार फेल होने के बाद उसी क्लास में रहता है तो वह अवरोध की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ये आपके 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको इसी तरह की और क्लासेस अटेंड करना है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर फेसबुक पर भी, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सके। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।